नमस्कार छात्रों, मैं मनीष कुमार आज पुनः कक्षा 10 के लिए अर्थशास्त्र का पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कक्षा 10 में पिछले क्लास में मैंने पहले चैप्टर का 2 भाग को पढ़ाया। ये पूरा चैप्टर 4 भागों में समाप्त करूंगा। आज आपका इसी में तीसरा भाग है पहला चैप्टर का, जिसमें पहले चैप्टर का जो नाम है उसके बाद उसका जो खंड है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसका खंड सी में पढ़ाना। और इस खंड सी में मुख्य रूप से आज़ादी के बाद भारत के योजनात्मक विकास को पढ़ना है और मौद्रिक विकास उसमें जुड़ा है। बात मेरी समझ में आ रही है? 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ तो मेरे देश से कर्णधारों ने सोचा कि इस देश को हम आर्थिक प्रगति के रास्ते पर अच्छी तरह संतुलित रूप से कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमारे पास एक नियमन होना चाहिए। तो उन्होंने रूस की योजना प्रणाली को अपनाकर अपने देश में भी योजनात्मक ढांचे का विकास करने की बात की और ये 1950 से योजना आयोग का गठन करके संसाधनों को योजनागत ढंग से उनका आंकड़ा लगा करके और उनका संतुलित उपयोग करते हुए देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। और तब से 2015 तक 12 पंचवर्षीय योजना, जो योजना हमारे यहाँ प्रारूप बना वो पंचवर्षीय के रूप में बना और 12 पंचवर्षीय योजना के तहत मेरे देश में काम। फिर 15 से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग काम करने लगी। आज मैं इस पाठ में इन सारी बातों का चर्चा आपके सामने करूँगा। तो जैसा कि हम पहले चैप्टर से देख रहे हैं कि हाँ जो है फर्स्ट चैप्टर का ये वाला पाठ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अब ये देखिए आपका फिगर यहाँ सारा कुछ शो कर रहा है। मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था किस तरह विकसित होती है, ये इसका डेवलपमेंट को दिखा रहा है, साथ में उसकी मुद्रा की क्या भूमिका है मेरे देश में। तो अर्थव्यवस्था के विकास का ही एक हिस्सा मौद्रिक व्यवस्था का भी विकास होता है, तो हम साथ साथ उसको भी इसमें देखेंगे। मैंने कहा था कि ये पहला पाठ है, आपका पहला पाठ है अर्थव्यवस्था इसके विकास का इतिहास और उसका तीसरा खंड मैंने कहा कि 4 भागों में मैं इसे पढ़ाऊंगा। तो ये खंड सी है जो भारत में योजनात्मक एवं मौद्रिक विकास के बारे में आपको बताएगा। अब भारत में योजना आयोग एवं मौद्रिक विकास को अगर हम देखें तो ये कैसे यहाँ पर काम किया है, हम योजना के तहत कैसे पढ़े। यहाँ साफ है जो मैंने शुरू में ही कहा कि 47 के बाद स्वतंत्र भारत का विकास मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत हुई और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने दोनों तरह के अर्थव्यवस्था के ढांचे को लिया, यानी बाजार अर्थव्यवस्था और योजनात्मक अर्थव्यवस्था में जहाँ पर देश की सामरिक और विभिन्न जरूरी चीज़ों के लिए जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र थे उसको हमने सरकारी तंत्र में रखा और जिसमें विकास निजी क्षेत्र में भी संभव है और उसके अर्थव्यवस्था की सामरिकता पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता हो या नकारात्मक असर नहीं पड़ता हो, उसको हमने निजी क्षेत्र में छोड़ा। यानी हमने कुछ अमेरिकन प्रणाली भी अपनाई और उस समय की मौजूदा कुछ रशियन प्रणाली भी अपनाई। चूँकि रूस आपको पता होगा 1917 से ही जब से बोल्शेविक क्रांति आई थी, योजनात्मक ढंग से अपने देश का विकास किया था, मैंने उसकी प्रणाली भी अपनाई। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत योजनात्मक प्रणाली की नींव रखी और उस योजनात्मक प्रणाली की नींव के तहत पंचवर्षीय योजना अपनाते हुए अपने देश का विकास हमने करना शुरू किया। अब सबसे पहले है कि ये योजना है क्या, इसी को हम अर्थशास्त्र की शब्दावली में आर्थिक नियोजन कहते हैं। अब हम थोड़ा जान लें कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है। हम मोटे तौर पे परिभाषा में बहुत सारी शब्दावलियां होती है जो बच्चों को रटना कठिन होता है, लेकिन अगर हम उसे समझ लें तो अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हैं। इसमें मूल रूप से 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला क्या ध्यान देना है कि हम अपने देश का विकास किस आधार पर, उसके लिए हमारे पास साधन क्या है, यानी कहने का मतलब है कि मेरा संसाधन क्या है, देश के अंदर संसाधन क्या है। तो सबसे पहले हम संसाधनों का ब्यौरा देंगे। किस लिए ब्यौरा लेंगे, कब का ब्यौरा लेंगे, तो एक निश्चित काल, यानी यदि हम योजना 5 साल के लिए बनाते हैं तो इसको हम पंचवर्षीय योजना करते हैं और 5 साल के लिए हम तय करते हैं कि हमें ये काम करना है और इसके लिए मेरे पास संसाधन है। तो इसमें हम सबसे पहले संसाधनों को समझते हैं कि मेरे पास क्या संसाधन है और तब फिर टारगेटों पर, लक्ष्यों पर उन संसाधनों का हम आवंटन करते हैं। उसी चीज को यहाँ दिखाया हुआ है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम 5 साल के लिए मैंने बताया के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का समन्वय एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्य। फिर से इसको समझने के लिए हमारा यहाँ तक कि आज एक वर्षीय बजट से भी आप इसको समझ सकते हैं।
जब हमारे यहाँ देश में बजट बनता है, बहुत लोग समझते हैं, हम अपने घरेलू बजट और राष्ट्रीय बजट के फर्क को शायद बहुत कम बच्चे अलग कर पाते हैं। घरेलू बजट में हम अपनी आय के अनुसार व्यय करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय बजट में व्यय के अनुसार आय होती है, क्योंकि एक राष्ट्र के सामने बहुत सारी जरूरतें होती है और उन जरूरतों की पूर्ति किए बिना राष्ट्र का डेवलपमेंट संभव नहीं। उसके लिए यदि हमारी जरूरतों के हिसाब से, जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से यदि आय कम भी होती है, तो हम उन जरूरतों को पूर्ति करने के लिए विदेश से कर्ज भी लेते हैं। आप इसको सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं। एक पिता का बेटा बीमार है और पिता के पास पैसे नहीं, लेकिन फिर भी वो घर या खेत बेच करके भी बेटे की जान बचाएगा, क्योंकि बेटी ही उसकी पूंजी है। कल को देश का या घर के विकास का बागडोर उस बेटे के हाथ में। ठीक इसी तरह देश ये काम, हमारे यहाँ के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारे अच्छे होंगे तभी वो काम करेंगे, तभी हमारा देश डेवलप कर पाएगा। अगर इन सब के डेवलपमेंट के लिए हमें विदेश से कर्ज लेना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं। इस कारण क्या करता है, एक देश सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है कि मेरा लक्ष्य क्या क्या है, उसके बाद उन साधनों को देखता है और फिर उन साधनों को सबसे जो प्रमुख लक्ष्य है उसमें सबसे पहले लगाता है। और सबसे पहले लगाने के कारण जो है, जब सबसे पहले लगाता है, इसके कारण प्राथमिकता वाली कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और देश के विकास में सबसे प्रमुख भूमिका उन प्राथमिक कार्यों की। क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप आर्थिक आयोजन को समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार दोहरा दें आपके सामने कि हम अपने लक्ष्य पहले निर्धारित करते हैं कि मेरे सामने क्या क्या लक्ष्य है एक निश्चित समय के लिए। ध्यान दीजिए, समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने देश के संसाधनों को देखते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए मेरे पास संसाधन क्या क्या है। संसाधन का मतलब वित्त है, संसाधन का मतलब खनिज पदार्थ है, संसाधन का मतलब हमारे यहाँ कितने श्रम है, संसाधन का मतलब है मेरे यहाँ कितने कृषि युक्त जमीन है, संसाधन का मतलब है कि मेरे यहाँ कितने इंजीनियर्स हैं, कितने अर्थशास्त्री हैं। इनका हम आंकड़ा लेते हैं और उन आंकड़ों पर हम उन आंकड़ों के सहारे, उन आंकड़ों का उपयोग करके और हम अपने लक्ष्यों पर उन आंकड़ों से जुड़े संसाधनों को लगाते हैं और उनका हम बेहतर उपयोग करते हैं। और बेहतर उपयोग का मतलब क्या है कि समन्वय क्या है? समन्वय है कि पूरे देश का संतुलित विकास। ऐसा ना हो कि विकास का एक हिस्सा विकास का बड़ा हिस्सा सिर्फ अमीरों के पास चला जाए और बहुत छोटा हिस्सा गरीबों के पास, क्योंकि यह आम जनता जो गरीब होते हैं यही क्रेता होते हैं। जब तक इनकी शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वस्तुओं की अंबार लग जाएगी लेकिन खरीदार कम रहेगा, तो फिर किसी भी उद्योग, किसी भी उपक्रम को जितना मुनाफा होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। अतः एक तरह से ये संतुलित आय वितरण की समस्या को सुलझाने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है आर्थिक आय। अब हम देखें, मेरे यहाँ योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और कहा जाता है कि मेरे प्रथम प्रधानमंत्री बहुत दूरदर्शी थे और राष्ट्र निर्माता थे। तो 15 मार्च 1950 को उन्होंने पंचवर्षीय योजना के तहत देश का डेवलपमेंट करना शुरू किया और चूंकि 15 मार्च 1950 को इन्होंने योजना आयोग का गठन किया, इस कारण उस समय से प्रधानमंत्री ही प्रत्येक योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। योजना आयोग की जो है गठन हुआ है, पहली बैठक है, उसमें वो अध्यक्षता कर रहे हैं। याद रखना है आपको, यहाँ 1 नंबर में क्या है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखें कि अब योजना को संचालित कैसे किया जाता है। ये एक चीज आप जान लें, ये पूरी तरह रूस के समाजवादी मॉडल से लिया योजना आयोग। घटना क्या घटी कि 1930 में 1930 में पूंजीवादी राष्ट्र, जो प्योर पूंजीवादी राष्ट्र था, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, 1930 में उसकी अर्थव्यवस्था में भयंकर मंदी आई। लेकिन 1917 के बाद रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस तेजी से डेवलप हुआ। उसी समय 1930 की मंदी के बाद, उसी समय 1930 की मंदी को देखते हुए केन्स ने भी अब डेवलपमेंट का फॉर्मूला पूंजीवादी राष्ट्रों का बदल दिया और कहा कि नहीं, सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका ने लगभग पूरे राष्ट्र को सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि रूस आर्थिक तेजी से डेवलप क्यों कर रहा है और पूंजीवादी इकोनॉमी मंदी से ग्रसित क्यों है। तो इन लोगों ने, सारे राष्ट्रों ने यह सोचा कि ठीक है, हम प्योर समाजवाद को अपनाएं या ना अपनाएं, कम से कम उसके कुछ ढांचे को हम अपना करके मिक्स्ड इकोनॉमी की पद्धति को तो अपनाएं।
तो लगभग सारे राष्ट्रों ने योजना आयोग जो है योजनात्मक ढंग से विकास करना शुरू कर दिया। और जब योजनात्मक ढंग से विकास करना शुरू कर दिया तो रशियन मॉडल में जो योजना गठित होती थी और योजना का क्रियान्वयन होता था, उस क्रियान्वयन को संचालित करने के लिए एक केंद्रीय नियोजन प्राधिकार होता था। मैंने उसकी चर्चा की। ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, इसी को सीपीए कहा जाता है, और ये भारत में योजना आयोग कहा जाता है। समझ रहे हैं, ये साफ लिखा हुआ है। इस तरह से आर्थिक नियोजन को संचालित करने वाली संस्था केंद्रीय नियोजन प्राधिकार को भारत में योजना आयोग कहा जाता है। कब गठन हुआ था पहले बता दिए, 15 मार्च 1950 को, है ना। योजना आयोग का विचार किसकी, जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का महत्वपूर्ण अंग था और उनका लक्ष्य था कि देश का समाजवादी ढांचा मजबूत हो। समाजवादी ढांचा का मतलब है कि संपत्ति समाज के लिए हो, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो। अब उस समय से आज तक कितने हमने बताया कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली है। 12 पंचवर्षीय योजना कब तक चली? 17 अगस्त 2014 को नई सरकार ने 17 अगस्त 2014 को नई सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और भंग करके उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को। ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा नीति आयोग का, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी एक तरह से नीति आयोग ये कहना चाह रही है, नीति आयोग के माध्यम से हमारी नई सरकार ये कहना चाह रही है कि ठीक है, पुरानी पद्धतियों से जो विकास होते रहा वो तो होते रहा, अब एक नई पद्धति को जो है श्री गणेश हम करें जिसमें बदलता हुआ भारत दिखाई दे। और इसके तरह इन्होंने इसके तहत इन्होंने क्या किया कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी बदलता हुआ भारत भारतीय संस्थानों के द्वारा दिख पड़े, इसके लिए नीति आयोग का गठन हुआ। अब हम इसमें आगे बढ़े कि योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन की क्या परिभाषा दी है। तो योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार दी है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये कहता है आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर, मूल बात वही है जो मैंने पहले आपको कहा है कि पहले हम प्राथमिकता तय करते हैं कि मेरे देश में जरूरी काम क्या है, एक निश्चित समय अवधि में। तो प्राथमिकताओं के आधार पर देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। हम किसके आधार पर विकास करेंगे? संसाधन के आधार पर ही ना। तो एक निश्चित समय में हमको कितना डेवलप करना है, किस किस चीज़ का डेवलपमेंट करना है, इसका हम पहले प्राथमिकता करेंगे। और डेवलपमेंट किससे करेंगे? संसाधन के माध्यम से। हमारे पास चावल रहेगा तब तो खाना बनाएंगे। तो हमको 10 आदमी का खाना बनाना है तो पहले हम ये देखेंगे कि संसाधन मेरे पास कितना है। टारगेट पहले हम तय करते हैं क्या? 10 आदमी खाना बनाना है। फिर देखते हैं कि चावल कितना है। चावल पता चलता है 8 ही आदमी का है, तो 2 आदमी का और लाते हैं मार्केट से खरीद के या किसी से मार्केट में। ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाए। मेरे पास अभी काम है देश के डेवलपमेंट का 10 करोड़ रुपए का खर्च करना है। मेरे पास संसाधन है 2 करोड़ रुपए के। मान लेते हैं मेरे पास यूरेनियम नहीं है, तो हम यूरेनियम किसी और से उधार लेंगे, लेकिन हम काम रोकेंगे नहीं। तो ये इस तरह से। अब ये यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मूल रूप से ये क्या है, विस्तृत अर्थव्यवस्था प्रणाली के तहत सरकारी तंत्र को इस प्रकार विकसित करना ताकि समावेशी विकास के साथ साथ निजी तंत्र को भी विकास करने का अवसर मिले या निजी तंत्र को मजबूत करने का आधारित संरचना प्रदान या प्राप्त हो। मूल रूप से यही ध्यान देना है। अब समस्या मेरे पास क्या थी ये ध्यान देना है। आज जब हम 2026 में, इसके पहले 1947 में हमारे पास क्या था, आज 2026 में मेरे पास क्या है, उस समय के अनुरूप ये बहुत जरूरी, क्योंकि उस समय निजी तंत्र में इतना दम नहीं था कि इतनी पूंजी लगा सके। निजी तंत्र के पास ये ताकत नहीं था कि नागरिक उड्डयन का डेवलपमेंट कर ले। निजी तंत्र के पास ये नहीं था कि वैज्ञानिक अनुसंधानशाला का जो है डेवलपमेंट कर ले, वो बना दे, रेलवे वो बना दे, ये संभव नहीं था। लेकिन विकास के लिए ये सारी चीज़ें, संचार से लेकर के उपग्रह प्रक्षेपण तक, ये अगर चीज़ें नहीं होती तो शायद निजी तंत्र भी आज इतना डेवलप नहीं होता। और चूंकि निजी तंत्र के सारे उपक्रम को आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों की सहायता जरूरी है। ये चीज़ देश में होंगे, रेल, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारे होंगे तभी तो निजी तंत्र भी डेवलप करेगा। तो शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री, दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने कहा पहले सरकारी तंत्र से बेसिक चीज़ों का हम डेवलपमेंट कर ले। जब बेसिक चीज़ का डेवलपमेंट करेंगे तो मेरा निजी तंत्र डेवलप होगा और फिर निजी तंत्र में इतनी ताकत आ जाएगी कि निजी तंत्र अपने दम पर डेवलप करना शुरू। तो ये इस तरह से इस ढांचे को उन्होंने विकसित किया
अब हम आगे देखिए कि योजना आयोग के, मैंने पहले ही कहा कि अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके साथ एक उनका उपाध्यक्ष होता है। और नीति आयोग का भी उसी तरह, चूंकि योजना आयोग का ट्रांसफॉर्मिंग ग्रुप नीति आयोग था, जो नई भारत को, जो जिसका मूल लक्ष्य था नए भारत को देखना, यानी बदलते भारत को देखना, तो इसके भी अध्यक्ष योजना आयोग के परिपाटी में ही प्रधानमंत्री को ही रखा गया, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अब हम देखें कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा है। प्लानिंग कमीशन में जैसा कि आपने देखा, योजना आयोग में जो आर्थिक नियोजन प्राधिकार होता है, जिसको हम सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं, वो केंद्रीय होता है, यानी सबसे उच्च शिखर पर बैठा होता है, और वो संसाधनों का आवंटन करके लक्ष्यों के अनुरूप केंद्र से लेकर राज्यों तक को भेजता है, यानी एक गांव तक को भेजता है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ देखिए प्लानिंग कमीशन क्या है, टॉप से डाउन की हो जाता है। टॉप में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री अध्यक्ष, वहां से डाउन तक यानी एक पंचायत तक ही आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज, यानी हम एक तरह से कहें भारत सरकार से फिर बिहार सरकार, और बिहार सरकार से पंचायत और नगर पालिका, इस तरह से आता है। लेकिन नीति आयोग में क्या किया गया, इस चीज को उलट दिया गया। नीति आयोग में आप देखें बॉटम टू अप, यानी सबसे नीचे से ऊपर की ओर। ये क्या, इसका आवंटन प्रक्रिया क्या है कि सबसे पहले लोकल बॉडीज के लिए होता है, लोकल बॉडीज के बाद ये डेवलपमेंट का ये स्टेट गवर्नमेंट की, और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये फिगर आपको जेन्युइनली याद रखना है, ये प्रश्न आपको पूछेगा नहीं, एक समझ के लिए हम आपके सामने रख दिए हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में फर्क क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका क्या इसमें है आपके चैप्टर में, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक तरह से योजना आयोग योजना का निर्माण करता है और अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, यही आपको मूल याद रखना है। योजना आयोग योजना का निर्माण करता है, लेकिन अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको हम एनडीसी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें मूल जो ये है आपको याद करना है, वो है कि इसका गठन कब हुआ, तो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन है ना। ये पूल का काम करता है। क्या पूल का काम करता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, देखिए आर्थिक नियोजन हेतु योजना आयोग एवं राज्य सरकारों के बीच तालमेल का वातावरण तैयार करता है। योजना आयोग किसका बॉडी है, केंद्र सरकार का। अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष उससे कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक। अब योजना आयोग जो लक्ष्य आवंटित करता है, वो लक्ष्य केंद्र से लेकर राज्य और पंचायतों तक होते हैं, यानी हम ये कहेंगे केंद्र और राज्यों तक होते हैं। अब सवाल है कि एक राज्य को योजना का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, योजना में आवंटित संसाधन या राशि का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात को, इस चीज को तय करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद निभाता है। यानी वो एक बेहतर माहौल तैयार करता है, और ये दोनों पक्ष को संतुलित करने का प्रयास करता है कि कितना हिस्सा मिलना चाहिए और इनको कितना हिस्सा मिल रहा है, कितने की कमी है या और मिलना चाहिए, या इस स्टेट को नहीं, इस स्टेट से पैसा काट के दूसरे स्टेट को मिलना चाहिए। तो ये सारा चीज ये तैयार करते हैं। अब इसके सदस्य कौन होते हैं, तो योजना आयोग के साथ सभी राज्य के मुख्यमंत्री, ये भी याद करने वाला पॉइंट है। अब फिर से आपको क्या क्या याद करना है, इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, पहला पॉइंट याद करना है। दूसरा है कि ये क्या करता है, तो ये करता है ये कि योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच एक उचित माहौल तैयार करता है, यानी योजना को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक पुल का काम, ठीक है। फिर आप ये देखिएगा कि इसके सदस्य कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके सदस्य में आपको यहाँ पर हमने दे दिया है कि इसका सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, किसके अलावा, योजना आयोग के सदस्य, यानी इसके सदस्य में योजना आयोग के सदस्य तो रहेंगे ही, बाकी सारे राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। निष्कर्ष क्या है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग करता है तथा अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अभी 5 मिनट पहले मैंने ये बात की कि योजना आयोग का निर्माण कौन करता है, योजना आयोग, जिसको आर्थिक नियोजन हम कहते हैं, और उसका अनुमोदन कौन करेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब यहाँ पर फिर थोड़ा सा हम ये कर दिए हैं, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन एक हमने आंकड़ा आपके सामने रख दिया है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य क्या रखा गया और हमने प्राप्त किया। ये मत समझिए कि जो सिर्फ परीक्षा में आते हैं वही पढ़ने हैं, क्योंकि परीक्षा के क्वेश्चन को जवाब देने के लिए सिलेबस से हट के भी पढ़ना पड़ता है, ताकि उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है उसको पूर्ण रूप से हम समझ पाए।
अब अगर इसके आंकड़े को आप देखें तो आप देखेंगे कि पहली योजना कब से कब तक थी, तो 1951 से 1956 तक। इसका मूल लक्ष्य क्या था? कृषि, बिजली और सिंचाई को का देश में डेवलपमेंट करना। अब आप देखिए प्राथमिकता, मैंने कहा था ना कि पहले लक्ष्य को प्राथमिकता देना है, तो क्या था लक्ष्य की प्राथमिकता? कृषि, बिजली और सिंचाई। डेवलपमेंट का लक्ष्य इसमें कितना रखा गया कि हम 2.1% की दर से डेवलप करेंगे। डेवलप किया कितना? 3.6%, यानी जितना लक्ष्य रखा उससे ऐसा नहीं है कि हर पंचवर्षीय योजना में जितना हम लक्ष्य रखे उससे आगे ही पहुंच गए हैं, बहुत में पीछे भी रह गए। तो इस तरह से ये तैयार किया जाता है। सेकंड जैसे देखिए 1956 से 61 इसमें पूर्ण उद्योग औद्योगिकरण का ध्यान रखिए कि इसी में हमारे यहाँ 3 लोहाया इस्पात बड़े उद्योग खुले थे, और साथ में भाखड़ा नंगल डैम जो दुनिया का एक महत्वपूर्ण डैम माना जाता है, ये खोला गया था। और इसमें लक्ष्य कितना रखा गया? 4.5, लेकिन अचीवमेंट किया हुआ 4.2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा लक्ष्य से हम आगे बढ़ गए थे, लेकिन इसमें लक्ष्य कम रहे। इस तरह यहाँ पे देखिए हमारा लक्ष्य कितना रहा? 6.5 आया कितना? 5.4, 8.1 यहाँ रहा 7.6। यहाँ लगभग जो लास्ट योजना 11वीं मूल रूप से काम किया उसमें 8 रखे थे, अचीवमेंट भी 8 हो गया 7.9। ठीक है, 12वीं में ये तो मात्र 3 साल ही काम ही कर पाया, 2.5 साल काम कर पाया, इसमें हमने 8 लक्ष्य रखा था, 8 हमने हासिल किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इस डेटा से आप सीख क्या रहे? इस डेटा से ये सीखिए कि सब 5-5 साल के काम का ये निर्धारित योजना है कि 5 साल अपना अगला 5 साल अपने देश का विकास हम देख सकते हैं। उसके लिए हमको विकास की जरूरत कहाँ है? तो जैसे हम मान लेते हैं कि 80 से 85 लेते हैं, तो 80 से 85 में हमने समझा कि जरूरत क्या है भाई मेरे पास, कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट करना सबसे जरूरी है। तो जरूरत हुआ कि कृषि और उद्योग दोनों का बैलेंस डेवलपमेंट हो। तो बैलेंस डेवलपमेंट हो तो देखिए पहले हमने प्राथमिकता क्या तय किया? कृषि और उद्योग। कितने दर से डेवलपमेंट की जरूरत है भाई? डेवलपमेंट तो है, 1 से 2 बढ़ना भी डेवलपमेंट है, 1 से 4 बढ़ना भी डेवलपमेंट। मुझे कितने की जरूरत है? तो जरूरत रखा गया 5.2%। कि इस रेट से डेवलपमेंट होगा तो हम जो है टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जो मेरा लक्ष्य है हमने अचीव कितना किया? पॉजिटिव कर दिया 5.5। यानी पूरे योजना का जिस तरह से मैंने डिटेल्स दिया है आपका, ठीक वही पद्धति ये दिखा रहा है कि पहले प्राथमिकता और लक्ष्य को तय करना है, फिर संसाधनों को देखना कि अब क्या हमारे पास संसाधन क्या है, और तब अचीवमेंट को देखना। अब हम आगे आते हैं, मौद्रिक विकास का संक्षिप्त इतिहास देखते हैं कि ये क्या है। योजना के तहत देश का डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमारा मौद्रिक विकास कहाँ तक हुआ? क्योंकि जो हमारा पूरा फाइनेंस सेक्टर है उसका 2 पार्ट होता है, एक को फिस्कल पार्ट करते हैं, दूसरे को मॉनेटरी पार्ट। फिस्कल पार्ट जो है उसको हम राजकोषीय पार्ट करते हैं। राजकोषीय पार्ट का चीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत सरकार होता है, यानी हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। लेकिन मॉनेटरी पार्ट का प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक होता है जिसको मौद्रिक भाग कहेंगे, और उसका चीफ आरबीआई होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। और चूंकि देश के रिजर्व बैंक का सबसे हेड कार्यालय आरबीआई मुंबई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई जो है इसका नियंत्रक है। यही कारण है कि देश में 2 तरह की वित्तीय नीतियाँ बनती हैं, जिसमें एक नीति को हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, दूसरे नीति को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है राजकोषीय नीति, और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मौद्रिक नीति। तो यानी हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति का जो केंद्र में बैठा हुआ तत्व है वह है मुद्रा। तो विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। अतः हम देखें कि भारत में मुद्रा का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, एक संक्षिप्त दृष्टिकोण इस पर हम रखते हैं। जाहिर है शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्योंकि मुद्रा का आविष्कार नहीं होता था। वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन, कोई किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूँ है, तो चावल से गेहूँ ले लिया, गेहूँ वाला अपना गेहूँ से चावल ले लिया, इस तरह का। फिर क्या हुआ? मौद्रिक प्रणाली आई, जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने से आवश्यकताएं बढ़ने लगी, फलतः मुद्रा का आविष्कार हुआ। पहले मुद्रा का आविष्कार जो है विभिन्न धातु के रूप में, चमड़े के रूप में, इस तरह से हुआ, शीशे के रूप में। तो मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होने लगा, यानी हम खरीद प्रणाली शुरू कर दी। जब मुद्रा का डेवलपमेंट हुआ तो मुद्रा के नियमन के लिए एक संस्था का हम लोगों ने निर्माण करना शुरू किया, और वो संस्था कौन सा हुआ? तो उसको हम बैंकिंग संस्था कहते हैं, यानी बैंकिंग प्रणाली का डेवलपमेंट। बैंकिंग प्रणाली का नियमन कौन करेगा? उसका भी नियमन करने वाला चाहिए। कौन निर्णय लेगा कि कितने बैंक होनी चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह के फंक्शन करने वाले बैंक चाहिए? तो इसके लिए सरकार जब
देती है, सरकार जन्म देती है तो सरकार स्वीकृति देती है कि आप बैंक हमारे देश में होंगे, क्योंकि मुद्रा के चलन में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। जैसे आपके पास 100 रुपये के नोट है, 100 रुपये के नोट डुप्लीकेट भी आते हैं, बच्चे को खेलने वाले भी 100 रुपये के नोट होते हैं, तो क्या आप बच्चे के खेलने वाले 100 रुपये के नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस पर बैंक का हस्ताक्षर नहीं है, केंद्रीय बैंक का हस्ताक्षर नहीं है। आपका जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर क्या होता है? केंद्रीय बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। एक तरह से वो केंद्रीय बैंक का बॉन्ड पेपर है, और उस बॉन्ड पेपर को आप स्वीकार करते हैं तो कोई भी मुद्रा चलेगी तो जनता का विश्वास कैसे वो हासिल करेगा? जब तक उस पर सरकार या बैंकिंग व्यवस्था के हेड का साइन नहीं। तो इसी के लिए क्या हुआ? बैंक का गठन हुआ, बैंक का निर्माण हुआ, और बैंक का निर्माण हुआ तो फिर मुद्रा प्रणाली और डेवलप कर गई। अब सिक्के की जगह और नोट की जगह चेक द्वारा भुगतान शुरू हो गया। ये डेवलपमेंट का अगला चरण है। इसके बाद आ रही है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या है कि इसमें एक ही बैंक के माध्यम से किसी व्यक्ति के पैसे को दूर स्थित किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करते हैं। दूर में भी है, हम लोग आसानी से उसको हस्तांतरित कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ गए तो एटीएम प्रणाली आ गया। एटीएम तो हर जगह आप देख रहे हैं, कुछ विशेष समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आपके एक खास नंबर होता है, और उस नंबर के आधार पर आप क्या करते हैं कि एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड हुआ। तो ये सब बैंकिंग डेवलपमेंट के चरण है। बस हम सहूलियत के लिए एटीएम मशीन आपके सामने रख दिए हैं, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। और ये दूसरे देश के एटीएम मशीन है, किसी भारत का मैंने नहीं फिगर उठाया है। बस इतना ही समझिए कि एटीएम इस तरह का होता है, और हम समझते हैं कि आप लोग सब आप देखे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है? मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, पेटीएम, पेफोन, योनो, सब मोबाइल एवं, और आप आज के ज़माने में अधिकांश स्टूडेंट भी अब इसका यूज़ करते हैं। तो ये और इसकी खास विशेषता क्या है कि 24 घंटे ये चलाना, यानी 24/7, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि हमने आर्थिक विकास, अब दोनों हमारे विकास प्रक्रिया को समझ लिया आप। एक सरकार विकास के लिए जो है राजकोषीय विकास किस तरह से होता है, यानी नियोजनात्मक पद्धति से किस तरह विकास होता है, और दूसरा मौद्रिक विकास किस चरण में पहुंचा। अब इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव क्या हुआ, इसकी जांच हम करेंगे कि हाँ हमने दोनों क्षेत्र में डेवलप किया। हमने सरकारी क्षेत्र में डेवलप किया, सरकार के माध्यम से किए गए डेवलपमेंट का असर हमारे देश पर पड़ा, और दूसरा है कि मुद्रा के द्वारा किए गए डेवलपमेंट का असर पड़ा, यानी राजकोष और मौद्रिक प्रणाली दोनों ने मिलकर देश का डेवलपमेंट का आधारशिला रखा और देश डेवलप कर रहा है। तो हमने कितना डेवलपमेंट किया कुल मिला करके, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास पूरे वर्ल्ड में कई तरह के इंडेक्स बनाए गए हैं, और उन इंडेक्सों की सहूलियत से हम ये तय करते हैं कि हम कितना डेवलप। सबसे पहला इंडेक्स जो लिया जाता है वो राष्ट्रीय आय लिया जाता है। और राष्ट्रीय आय क्या है कि एक राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष के अवधि में देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा। यहाँ पर हमने दे दिया है किसी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा। जिस देश का अधिक होगा वह विकसित, और जिसका कम होगा वह अविकसित। ध्यान रखना है छात्रों की एक सामान्य परिभाषा मैंने यहाँ दी है, क्योंकि आप नेशनल इनकम चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम चैप्टर में थोड़ा अंतर होता है, ये सारी चीजें वहाँ होगी, इसके अलावे होता है शुद्ध वास्तविक उत्पादन। लेकिन खैर इस चैप्टर में इस परिभाषा से काम चलेगा। तो ये होते हैं, जाहिर है कि जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होंगे वो विकसित होगा, और जहाँ कम होंगे वो अविकसित, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि क्या सिर्फ राष्ट्रीय आय में सूचक रहेंगे, या इसके अलावा राष्ट्रीय आय कभी कभी सूचक के रूप में फेल्यूर भी कर जाते हैं। जैसे ध्यान देना है, एक 20 फैमिली का परिवार है, हर फैमिली 100 रुपया कमाता है, तो उसका पर डे का इनकम 20 × 100 यानी 2000 रुपये। अब सवाल है कि एक 5 परिवार का एक फैमिली है और वो भी 2000 रुपये कमाता है, तो उसका प्रत्येक व्यक्ति का आय पर डे का 500 रुपया है। जीवन स्तर किसका बेहतर रहेगा? जिसका प्रति व्यक्ति आय 500। अब यहाँ देख रहे हैं कि नेशनल इनकम पूरे परिवार की आय में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन जो छोटे परिवार वाले हैं वो ज़्यादा सुखी। ठीक वही स्थिति भारत जैसे देशों की होती है। जब आप पढ़ते हैं किताबों में कि भारत दुनिया की कभी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था,
5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो बहुत गौरवान्वित होते हैं, होना भी चाहिए, हमारा देश है। लेकिन जब प्रति व्यक्ति इनकम पर जाते हैं तो पता चलता है कि 120 देशों के नीचे है, 125 देशों के नीचे है। यानी बड़ा मार्केट, बड़ी जनसंख्या होने के कारण ये आज छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता है। तो एक दूसरा सूचक ये भी देखा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय आय तो बहुत बड़ा है, तो लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है। यानी पहला सूचक आपका हो गया देश के अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कि हमने कितना डेवलप किया है, राष्ट्रीय आय। दूसरा सूचक आपका निकल गया प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय का सिंपल मेथड है, औसत मेथड, कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, मेरा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के अनुसार देशों की कैटेगरी क्या है। तो हम देशों की कैटेगरी के 3 पार्ट में रखते हैं, यानी 3 प्रकार के देश है आर्थिक आधार, एक विकसित, दूसरा विकासशील, तीसरा पिछड़ा। विकसित देश किसे कहा गया, ये बिल्कुल करेंट है। छात्र यहाँ ध्यान देंगे, आपके बुक्स में न तो मैंने एनसीईआरटी की किताब में, न एससीईआरटी की किताब में, न किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब में मैं देख पाता हूँ कि 15-16 से ज़्यादा का आंकड़ा दिया है। मैंने 2026 के आंकड़े को आपने रखा, आपके सामने रखा। 2026 में पिछड़े देश किसको कहते हैं, जो $1135 से कम इनकम वाले। $1135 याद रखना, $1135 मीन्स इंटू लगभग 100 गुना कर दीजिए, क्योंकि 95 क्रॉस किए हुए हैं। डॉलर के तुलना में जो है, रुपया की तुलना में डॉलर 95 रुपये से ज़्यादा का डॉलर हो चुका है। तो आप 100 से गुना कर दीजिए, आपका निष्कर्ष क्या आएगा। इसमें अगर 100 से गुना करते हैं तो 1,13,500, इस तरह से। विकासशील का 1136, यानी 35 जैसे ही टका $13,935, समझ रहे हैं। और विकसित 13,935 से अधिक। अब सवाल है कि भारत कहाँ है। तो भारत का अभी हमने देखा था डेटा कि लगभग $2,800 प्रति व्यक्ति आए। $2,800 का मतलब कितना हुआ, 2,80,000 सालाना, 2,80,000 सालाना। यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है, 1,13,000 से 13 लाख तक, 1,13,000 से 13 लाख तक। ध्यान दीजिए, 1,13,000 से 13 लाख तक। 2,80,000 कहाँ ठहरता है, इनके आधे से भी आधा पर। यानी हम सिर्फ विकासशील राष्ट्र को थोड़ा क्रॉस किए हैं। विकासशील राष्ट्र में भी हम बहुत ऊपर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से नहीं है। बीच में भी होते तो कम से कम 7 लाख होना चाहिए, तब हम बीच में होंगे। अभी भी हम कितने पर अटके हुए हैं, 2,80,000 रुपये पर। क्योंकि लास्ट यहाँ पर क्या है, विकासशील राष्ट्र का जो लास्ट चोटी है, लास्ट शिखर है, वो 13,93,500 है। वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें बहुत ही दूरी तय करनी है इस क्षेत्र में। अब बिहार की क्या स्थिति है, हम इसको भी देखें, क्योंकि हम वहीं के निवासी हैं। तो बिहार में जो है, भारत में बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है। एक तो कि भारत विकासशील देशों में बहुत ही पीछे है। अभी जस्ट हमने दहलीज पार किया है, पिछड़ा से आगे बढ़ा है विकासशील में। क्योंकि आपने देखा 1,13,000 से 13 लाख है रैंक, 1,13,000 रुपया प्रति व्यक्ति है से लास्ट रैंक कहा जाता है 13 लाख विकासशील का। हम कहाँ 2,80,000, आधे पर भी देखिए। तो अब उसमें बिहार की स्थिति क्या है, तो हम देखते हैं विभिन्न स्टेटों से तुलना करके। तो हमने देखा 2025-26 के जो डेटा मेरे पास आए हैं, उसके अनुसार हमने देखा कि दिल्ली का 5,31,000 है। अच्छा है पोजीशन, कम से कम ऑल इंडिया से पोजीशन अच्छा है दिल्ली का, क्योंकि पूरा ऑल इंडिया का तो 2,80,000 का जा रहा है। तेलंगाना लगभग 4 लाख, 3,87,000। उसके बाद हरियाणा 3,53,000 और बिहार 76,490। अगर 76,490 के है, तब तो ये पिछड़े देश की जो सूची है वहाँ पर हमारा स्टेट अलग से पहुँच जा रहा है ना। यानी बिहार का कहीं ना कहीं, चाहे जिस नीतियों में त्रुटियाँ हो, कहीं ना कहीं बिहार को किनारे पे रखा गया। जरूरत है कि इंडिया का डेवलपमेंट करना हो तो इतने बड़े स्टेट को डेवलपमेंट से छुटा न रखा जाए। कम से कम विकासशील देशों की सूची पर इसकी भी इनकम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि इस 76,000 को कम से कम 1,13,000 पर ले जाइए, तभी ये संभव है। क्योंकि यहाँ 10 करोड़ की आबादी रहती है और वो 10 करोड़ खरीदते हैं सामानों का, उनके पास सामान खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तब देश के उत्पादन दिखेंगे और उत्पादक को मुनाफा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं ये कहाँ से हमने लिया था सोच बेटा, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। आप भी अपना सर्च करके देख सकते हो, ये आएंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि रिचर और पुअर का क्या है। इस आप मैप में देखिए, आपको पूरा नजर आ रहा होगा।
आप यहाँ पर ये देखिए इंडिया का टोटल, ये ध्यान देना है, ये जो डेटा है 21-22 का है, इसमें 20-21 का है, और ये 20-21 का मैंने लिया है आरबीआई से, आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहां से मैंने 20-21 का डेटा लिया है, और उसने क्या दिया है, वे रिचर पुअरर और वे पुअरर, यानी इस आधार पर हम देखते हैं कि इंडिया का क्या है, तो इंडिया का लगभग $2000 है, और उसमें बिहार का कितना है ये देखो $588। हम इंडिया के 1/4 में आ रहे हैं, 1/4 से कुछ ऊपर है, $1966 मीन्स $2000 मानते हैं, जिसका 1/4 $500 होता है। बिहार में कितना आ रहा है 588, तो हम ऑस्ट्रेल इंडिया के बराबर भी नहीं है, ये ध्यान देना होगा। और वहीं पर आप देखो आंध्रा का 2385, तमिलनाडु का 2363, कर्नाटका का 3000, लेकिन ये जो है ये यहाँ से आप देखो यूपी, बिहार, झारखंड और ये तुम्हारा मध्य प्रदेश, ओडिशा, इन सबों का खास करके यूपी, बिहार, झारखंड ये 1000 से नीचे प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी इनका बहुत अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। विकासशील देश के समूह के बराबर भी इनकम नहीं रखते हैं, उनसे पीछे रखते हैं। आप इस नक्शे का विस्तृत अध्ययन ध्यान दे करके, विस्तृत अध्ययन यहाँ हो रहा है, आपको फिर इसको ध्यान देना होगा कि कहाँ पर क्या है, ये रेड कलर से दर्शाया हुआ है। सबसे अच्छा पोजिशन वाला इस कलर में है, उसके बाद मीडियम इसमें है, कमजोर इसमें है, और काफी कमजोर रेड में है। देखो ये बेटा ये रेड जोन है, ये काफी कमजोर स्थिति को, और इसी को बीमार स्थिति कहा जाता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ये देखें अगला सूचकांक क्या है जो है तय करने वाला। अभी तक आपने क्या क्या देखा, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, अब हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक। मैंने शुरू दिन में कहा था कि वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि का मतलब है प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय में विकास, लेकिन विकास का मतलब है इन सबों के अलावा चौमुखी डेवलपमेंट। चौमुखी डेवलपमेंट क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन का वितरण, परिवहन, संचार, इन सबों का विकास एक साथ होना, किसी इनकम का विकास, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि देश में दो व्यक्ति हो, एक के पास 1 लाख रुपया हो, एक के पास एक भी पैसा नहीं हो, तो देश का प्रति व्यक्ति इनकम औसत रूप से कितना आ जाएगा, 50,000 रुपया। इसको क्या हम डेवलपमेंट कहेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों के पास कुछ कुछ पैसे हो, एक के पास 60,000 और 40,000 हो, ये बेहतर पोजीशन है, 1 लाख का ये हुआ वितरण हुआ, तो हम ये कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है पैसे हो लेकिन लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के पास एजुकेशन नहीं हो, ये भी डेवलपमेंट नहीं है। तो इन चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं HDI। तो ये HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जारी कौन करता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। इसमें जो मेन याद रखने वाला पॉइंट है वो आपका यही, संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इसको जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको हम UNDP अंडर बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब से जारी होता है बेटा, 1990 से, 1990 में। कि ये कौन जारी, शुरुआत कौन किए थे, ये इससे मेन पॉइंट है। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, एकदम याद रखना है, 1 साल गैप पर ये आते रहता है, और यही नहीं आएगा, यहाँ से लेकर के तमाम कंपटीशन आते हैं, UPSC तक आते हैं। ध्यान देना है क्या है, यह इंडेक्स कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद। किसका अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, जिसको UNDP कहते हैं। कब से जारी हो रहा है, 1990 से। इसके जन्मदाता कौन है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, है ना। और उन्होंने इसको किसके तहत जारी किया था शुरुआत में, या अब तक जारी होता है, इसको हम कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR के तहत HDI जारी होता है। माइंड में क्या रखना है, मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, वो मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के UNDP द्वारा 1990 से जारी किया जाता रहा है। और ये शुरुआत में इसको बनाने वाले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे। इसमें आधार क्या क्या चीज देखा जाता है, ये देखा जाता है कि उस देश के लोगों के लिए आयु कितनी है, कितने साल तक जीते हैं। जाहिर है जिस देश में औसत आयु ऊंची रहेगी, इसका मतलब है कि वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है, वो डेवलप। दूसरा, शिक्षा प्राप्ति, जहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे बेहतर डेवलपमेंट होगा, और जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर होगा तभी तो अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी जीवन आशा होगी, ठीक है। अब इसमें स्कोर रहता है, पॉइंट रहता है 0 से 1 तक। जो 1 पर होता है चोटी पर होता है, जो 0 पर होता है सबसे नीचे होता है ना। हमने दे दिया है 1 के नजदीक का स्कोर सबसे अच्छा, और 0 के नजदीक का स्कोर सबसे खराब। अब हम एक उदाहरण आपके सामने रख देते हैं, जैसे ये हमने रखा है 2023 का रैंकिंग, कौन देश कहाँ पे, ये आप देखिए। तो 2023 के रैंकिंग में देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन है, आइसलैंड। कितना है,
0.972, नियर अबाउट 1। फिर इसी तरह नॉर्वे का 0.97, स्विट्जरलैंड 0.97, डेनमार्क 0.96, बट आवर इंडिया 0.68, काफी नीचे। 130 के आसपास ये मूव करते रहता है, कभी 187, कभी 130, कभी 132, कभी 131, इस तरह से मूव करते रहता है। यानी हमसे ऊपर लगभग 130 देश हैं। तो इस पैमाने पर अभी हमें काफ़ी काम करना होगा, हताश नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी आबादी भी 1 अरब 45 करोड़, ये ध्यान रखना। और जहाँ तक लोग बातें करते हैं अमेरिका या चीन के बारे में तुलना रूप से, तो ये भी ध्यान देना कि मेरे यहाँ से वहाँ 3 गुनी ज़्यादा भूमि है। और ये भी ध्यान देना है प्राकृतिक संसाधनों के मामले में वो दोनों कंट्री काफ़ी रिच है। हमारी जो भी है संघर्ष यहाँ तक हम लोग पहुँचे, हमें काबिलियत है, हम इसको छू सकते। तो ये हमें काम करना है, ये ध्यान देना है। हमारा रैंक क्या है, इसमें रैंक दिखाया हुआ है 130। ये कब का है? एसडीए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने जारी किया? मैंने शुरू में ही बताया था, यूएनडीपी ने। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में ये प्रकाशित है, और ये कब का है? 2023 का, जो 25 से प्रकाशित हुई। 23 का आकलन है और प्रकाशित कब हुई? 25 में। अब हम देखें राष्ट्रीय मानव विकास, ये तो वर्ल्ड, ये जो है यूएनओ जारी करता है। हमारा अपना भी एक समिति है, अपनी भी एक समिति है, वो भी देश का रिपोर्ट जारी करते हैं, और उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इसको हम एनएचडीआर कहते हैं, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इसमें ये कब से शुरू हुआ? इसमें जो याद रखने वाले पॉइंट है, 2002 में। किसने शुरू किया? योजना आयोग ने। योजना आयोग ने, योजना के बारे में शुरू से पढ़ रहे हैं, जो 15 मार्च 1950 में गठित हुई थी, वो 2002 में शुरू किया गया। इस सूचकांक में सबसे पहले इसमें ध्यान क्या रखा गया? वही चीज जो एसडीआर में रखा जाता था, जो यूएनओ जारी करती थी। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, क्या क्या था? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर, उन्हीं चीज़ों पे यही 3 पॉइंट इसमें भी रखा गया, और देश का अपना आकलन खुद शुरू हुआ। ठीक है ना? तो ये 2002 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा हुआ, और इसमें ध्यान क्या देना है, याद क्या रखना है कि इसमें सबसे ऊपर केरल और सबसे नीचे बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, सॉरी। अब यहाँ देखिए इसका नाम क्या पड़ा? बीमारू। एक नंबर में उछालते रहता है ये प्रश्न, ध्यान देना है। बिहार, ठीक है ना? और ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस तरह से ये स्टेट बनते हैं। बीआई से पूरा बिहार है, ध्यान देना, कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि बी से तो बिहार हो गया, आई से क्या है? बीआई से पूरा बिहार। एम मध्य प्रदेश, ए अगला देखिए असम, है ना, आर राजस्थान, यू उत्तर प्रदेश। इनका रैंक काफी नीचे था, और ये क्या दिखा रहा है कि इस तरह इस रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया गया, और इस आधार पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल तो आपने ऊपर देखा ही था, केरल के अलावे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब काफी ऊपर थे, समझ रहे हैं? जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अब इसको आप फिगर में देखेंगे तो बहुत आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ क्या है, किस तरह का है। तो आप देखिए कि इंडेक्स में मैंने क्या कहा था, 1 से जो नजदीक रहेगा उसका बेटर पोजीशन, जो 0 के नजदीक आएगा यानी 1 से जैसे जैसे नीचे उसका खराब पोजीशन, ये कलर में दिखाया गया है। 0.75 से ऊपर इस तरह का कलर, 0.70 से 0.74, ठीक है, इस तरह का कलर, और सबसे जो खराब स्थिति है वो इस तरह का कलर है। आप देखिए जो बीमार स्टेट से देखिए इस कलर से मिल रहा है ना, 0.59, यानी 60% ही यहाँ मानव विकास सूचकांक सही काम कर रहा है, यानी मानव विकास सूचकांक के आधार पर 60% के डेवलपमेंट सही हो पा रहा है, 40% अभी भी गैप बना हुआ है। ये आपका जो है मैप को आप ध्यान से घर पर अपना देखना, और भी चीजें निकल के तुम्हारे पास आएगी इसमें। अब हम देखते हैं जीवन की एक और सूचक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता है, ये आपके चैप्टर में है, थोड़ा सा पढ़ना, और इससे एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण आता है, इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत मॉरिस डॉब ने की। मॉरिस डॉब एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, और इसमें आधार क्या रखा है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, 2 चीज बदल दिया उन्होंने। जीवन प्रत्याशा तो एसटीआर में भी था, और उसके अलावा था शिक्षा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इसमें शिशु मृत्यु दर,
तीसरा था उनका जीवन स्तर, उसके जगह पर कर दिया मौलिक साक्षरता। तो हम ये कहें कि एक ही बदला है, शिशु मृत्यु दर, क्योंकि शिक्षा की जगह पर मौलिक साक्षरता आ गई है। तो ये तीन इसका आधार बनाए हैं। याद क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है कि मॉरिस डॉब का जो है वो सूचक, उसका नाम क्या है, तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, किसने दिया, मॉरिस डॉब ने। इसके संकेतक कौन कौन से हैं, किस किस चीज का आकलन किया जाता है इसमें, तो 3 जगह आकलन किया जाता है, 3 चीजों का, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। इसके अलावा एक और हम लेते हैं साधारण पे में, हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण है लेकिन इस पर उतना ध्यान नहीं जाता है, वो है उपभोक्ता व्यय। जिस देश में उपभोक्ता व्यय जितना ही अधिक रहेगा वो राष्ट्र उतना ही डेवलप रहेगा। तो इसको भी एक स्थान दिया जाता है संकेतक के रूप में। आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण सूचक माना गया और इसमें राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत ही इसे दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में भारत में उपभोक्ता व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन है जिसको पेटर आंकड़ों से जो है सूक्ष्म नजरिए के तहत आकलन करना चाहिए। वो क्या है जो छूट जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेहतर पोजीशन पर पहुंचते हैं वो गांव छोड़ के शहर, जिसके कारण जो शेष ग्रामीण बचे हुए रहते हैं उनका ये इंडेक्स यथावत रहता है। क्योंकि हर गांव में, मुझे कहना नहीं पड़े, आप भी किसी गांव से जुड़े होंगे, बहुत सारे छात्र मेरे गांव से जुड़े होंगे। अधिकांश गाँव में देखने में तो अब यही मिल रहा है कि हर एक घर के बाद एक घर में ताले बंद, तो आखिर वो गए शहरों में और वही जाके शहर का उपभोक्ता व्यय बढ़ा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र 10 के 10। चले अब हम आगे बढ़े। अब आपके गृह कार्य के लिए मैंने कुछ छोड़ रखा है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान देना है। जो आपके पाठ से ये जितना मैंने पढ़ाया है आज की कक्षा में उससे ही है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है कि भारत योजना का गठन कब हुआ। आंसर मैंने दे दिया है यहाँ 15 मार्च 1950। सेकेंड क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग हो, नीति आयोग हो, दोनों का अध्यक्ष आंख मूंद के प्रधानमंत्री लगा देना है। अगर ज़्यादा याद नहीं रहे तो भी प्रधानमंत्री इसमें लगा देना है। तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी का गठन कब हुआ, तो यहाँ पर 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी क्या करता है बेटा, एनडीसी केंद्रीय योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में पुल का काम करता है। मैंने पहले यानी संसाधनों के आवंटन में बेहतर वातावरण तैयार करता है। दोनों में जब तकरार होती है तो वो अंततः हम यही कर सकते हैं कि योजना आयोग जहाँ योजना का निर्माण करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद उसका अनुमोदन करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में हम देखें ये, इसके बाद है मानव विकास सूचकांक STI कौन तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, निश्चित तौर पे UNDP। और UNDP कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, अब लघु उत्तरीय में मैंने 2 आपको लिखने के लिए छोड़ दिया है। आर्थिक नियोजन की परिभाषा है, एक सिंपल परिभाषा होगी और एक होगी जो भारतीय योजना आयोग की परिभाषा, वो आपको देना होगा क्योंकि भारत में पढ़ रहे हैं। तो भारत में कितनी योजना आयोग ने क्या परिभाषा दी है वो आपको आर्थिक आयोजन की नियोजन की देनी होगी। मैंने उसमें दे दिया है, आप बोलना। दूसरा है मानव विकास सूचकांक के मुख्य आधार कौन कौन से, बिल्कुल अभी आपने पढ़ा है। दीर्घ उत्तरीय में मैंने सिर्फ एक प्रश्न रखा है, योजना आयोग से क्या समझते और इसके गठन एवं लक्ष्यों को समझाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स आपको, पढ़िए, खूब मन लगा।